नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अपन भारत की पर्वतमालाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत का अपन ने अध्ययन किया था। अब आज अपन अध्ययन करेंगे पूर्वी घाट पर्वत का। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है। पूर्वी घाट जो पर्वत है वो किस ओर है? पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी के समांतर। पूर्वी घाट पर्वत किस ओर है? पूर्वी ओर। किसके समांतर? बंगाल की खाड़ी के समांतर। यहां पर है अपनी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जब अपने पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा था तो उसमें देखा था कि पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो एक सतत पर्वत श्रृंखला के रूप में, जबकि अपना जो पूर्वी घाट पर्वत वो सतत न होकर क्या है? कटा फटा है, या क्या है? विच्छेदित है। ये क्या है? एक विच्छेदित श्रृंखला है। विच्छेदित श्रृंखला है। विच्छेदित श्रृंखला क्यों है? क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों ने इसको काटकर क्या कर दिया? पृथक कर दिया। तो ये एक लगातार श्रृंखला के रूप में न होकर कैसी है? विच्छेदित श्रृंखला है, जिसका विस्तार अपने कहां पर है? इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कहां पर है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है। तमिलनाडु में ये जो श्रृंखला है वो कहां तक फैली हुई है? नीलगिरी की पहाड़ियों तक। कहां तक फैली हुई है? नीलगिरी की पहाड़ियों तक, ठीक है। जबकि जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो कहां तक फैला हुआ था? कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। जबकि ये श्रृंखला कहां तक फैली हुई है? नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैली हुई है। इसकी अलग अलग पहाड़ियां हैं, जैसे उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में जावदी, सेवराय, पालने की पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? पूर्वी घाट पर्वत का भाग है। महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावदी, सेवराय और पालने की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों के पूर्व में, ये अपनी नीलगिरी है, और नीलगिरी के यहाँ पर पूर्वी भाग में यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पालने की पहाड़ियाँ। इन पालने की पहाड़ियों में तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है, कोडई कनाल हिल स्टेशन। कोडई कनाल जो हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, वो कौन सी पहाड़ियों में? पालने की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की अपेक्षा कम ऊंची और कम विस्तृत है। कारण यही है कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर आने वाली नदियों ने इसे क्या कर दिया? इस पर्वत श्रृंखला को विच्छेदित कर दिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इस चोटी की ऊंचाई है 1680 मीटर। विशाखापट्टनम चोटी कितने मीटर ऊंची है? 1680 मीटर ऊंची है। जबकि पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। और महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में।
आगे देखो, आगे अपने आते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पूर्वी घाट पर्वत और अरब सागर के बीच में फैला हुआ है, जबकि पूर्वी जो तटीय मैदान है ये तो अपना पश्चिमी घाट पर्वत, ये अपना पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार अरब सागर और किसके बीच में, पश्चिमी घाट पर्वत के बीच में पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट पर्वत और किसके बीच में, बंगाल की खाड़ी के बीच में, बंगाल की खाड़ी और किसके बीच में, पूर्वी घाट पर्वत के बीच में स्थित है। पश्चिमी जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान सपाट न होकर कैसा है, उबड़ खाबड़, यानी कि ये समतल न होकर उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ होने का कारण क्या है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये एक कगार के रूप में इस तट पर फैला हुआ है और यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं इसका ढलान पश्चिम में अधिक होने के कारण से वो बिना डेल्टा बनाए अरब सागर में गिर जाती हैं, अर्थात वो ज्वारदन मुखिया ऐश्वरी का निर्माण करती है, ठीक है। ये जो तटीय मैदान है ये 10 किलोमीटर से लेकर 10 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है गुजरात में। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है, गुजरात में ये लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि इसका मध्यवर्ती जो भाग है यानी कि अपना जो कोंकण तट है और कन्नड़ तट है वो सकड़े, फिर पुनः वापस से केरल में आकर इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि इसका उत्तरी और दक्षिणी भाग चौड़े जबकि मध्यवर्ती भाग क्या है, सकरा है। इस तटीय प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। सबसे पहले आता है गुजरात का तट, पहला है गुजरात का तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कन्नड़ तट और चौथा है मालाबार तट। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। गुजरात के तट को काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट भी कहते हैं। गुजरात का तट केवल एक ही राज्य में, गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे आता है अपना कोंकण तट। तो कोंकण तट महाराष्ट्र से लेकर गोवा के बीच में, कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर के बीच में और मालाबार तट मंगलोर से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक ही है। अभी मैंने बताया था कि यह तट कैसा है, उबड़ खाबड़, सपाट न होकर कैसा है, उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ है तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि मैदानी क्षेत्र में कृषि अधिक होती है, जबकि कंकरीले, पथरीले या उबड़ खाबड़ भाग में कृषि कम होती है। तो ये जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, उबड़ खाबड़ होने के कारण कृषि कार्यों के लिए उपयोगी न होकर किसके लिए उपयोगी है, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयोगी माना जाता है। किसके लिए उपयोगी मानते हैं इसे, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयोगी माना जाता है। इस तट पर अनेक बंदरगाहें स्थित हैं।
गुजरात का तट या काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। गुजरात का जो तट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात का तट नमक उत्पादन के लिए, नमक उत्पादन, इसके अलावा रासायनिक बंदरगाहों, रासायनिक बंदरगाहों, रासायनिक बंदरगाहों और किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में नमक का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? गुजरात के तटीय प्रदेश से किया जाता है, क्योंकि सबसे लंबी जलीय सीमा भी किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। इसके अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक बंदरगाहों के लिए भी प्रसिद्ध है। गुजरात के तट पर कांडला, कौन कौन से बंदरगाह हैं? कांडला, पोरबंदर, ओखा आदि बंदरगाह किस पर स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह का थोड़े दिन पहले नाम चेंज किया गया था। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आप। कांडला, पोरबंदर, ओखा, इसके अलावा मंगरोर, ये बंदरगाह किस तट पर है? गुजरात के तट पर है। कांडला बंदरगाह का नया नाम रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, अगला तट आता है अपना कोंकण तट। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय भाग है, महाराष्ट्र और गोवा, कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय प्रदेश है, महाराष्ट्र व गोवा का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट आम उत्पादन के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? आम उत्पादन के लिए, इसके अलावा पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। आम उत्पादन के लिए और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इस तट पर भी अपनी बंदरगाहें हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा, नाहवा सेवा आदि बंदरगाहें किस तट पर हैं? कोंकण तट पर स्थित हैं। आम उत्पादन के लिए यहाँ पर आम की किस्म उगाई जाती है, एल्फांसो, एल्फांसो, ये आम की एक प्रजाति है। इसी के लिए ये संपूर्ण तट प्रसिद्ध है, कोंकण तट। अगला आता है अपना कन्नड़ तट। अगला तट है अपना कन्नड़ तट। गोवा से मंगरोर के बीच का जो तट है, गोवा से मंगरोर, गोवा से मंगरोर के बीच का तट क्या कहलाता है? कन्नड़ तट कहलाता है। इस कन्नड़ तट के ऊपर आर्कीन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कीन चट्टानें पाई जाती हैं। अतः इस तट पर सुपारी व नारियल, सुपारी व किसकी कृषि की जाती है? नारियल की कृषि की जाती है। लास्ट आता है अपना मालाबार तट, तो मंगलोर। इसके अलावा इस तट पर एक बंदरगाह भी है, मंगरोर बंदरगाह। ध्यान रखें, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? मंगरोर बंदरगाह है। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? मंगरोर बंदरगाह। लास्ट आता है अपना मालाबार तट, तो मंगरोर से लेकर कन्याकुमारी, मंगरोर से कन्याकुमारी के बीच का जो तट है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है? कयाल के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है? कयाल, कयाल झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा मालाबार तट पर जब भी भारत में मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा कहां पर होती है? मालाबार तट पर होती है। मानसूनी वर्षा भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम कहां पर होती है? जो केरल राज्य का मालाबार तट है, इसी पर सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है। कयाल क्या होती है? कयाल एक तो होती है कयाल और एक होती है लैंगून। कयाल और एक होती है लैंगून। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित खारे पानी की झीलें, जिनमें समुद्र का जल आता जाता रहता है, यानी कि
जो तट के ऊपर स्थित है, जैसे ज्वार या भाटा आता है तो उसमें समुद्र का पानी भी आ जाता है। तो पश्चिमी तट पर ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, कयाल, और पूर्वी तट पर ऐसी झीलों को क्या कहते हैं, लैंगून कहते हैं। दोनों तटों का ही अंतर है कि पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की जो झीलें उन्हें क्या कहते हैं, लैंगून, और पश्चिमी तट पर स्थित खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी कयाल झील वेम्बनाथ। भारत की सबसे बड़ी कयाल कौन सी है, वेम्बनाथ, जो कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है, और ये लगभग 180 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है, लगभग 180 किलोमीटर लंबी है। और इस वेम्बनाथ झील में प्रतिवर्ष एक नौकायन प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, नेहरू ट्रॉफी एक नौकायन प्रतियोगिता होती है। वो प्रतिवर्ष किस झील में आयोजित की जाती है, वेम्बनाथ झील में आयोजित की जाती है। ये था अपना पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान कृषि कार्यों के लिए उपयोगी न होकर किसके लिए उपयोगी है, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके लिए उपयोगी माना जाता है, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयोगी माना जाता है। आगे आता है अपना पूर्वी तटीय मैदान। आगे आता है अपना पूर्वी तटीय मैदान। जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान उबड़ खाबड़ न होकर कैसा है, सपाट है। उबड़ खाबड़ न होकर कैसा है, सपाट है। तो ये कृषि कार्यों के लिए उपयोगी न होकर किसके लिए बंदरगाहों के लिए उपयोगी न होकर किसके लिए उपयोगी है, ये कृषि कार्यों के लिए। किसके लिए उपयोगी है, कृषि कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के डेल्टाओं से हुआ है। नदियों के डेल्टाओं से, नदियों के डेल्टाओं से हुआ है पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण। अतः ये उबड़ खाबड़ न होकर क्या है, सपाट है, प्लेन मैदान है। और ये प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयोगी न होकर किसके लिए उपयोगी है, ये कृषि कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तट पर बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह यहाँ भी है, लेकिन मूल रूप से ये उपयोगी किसके लिए माना जाता है, कृषि कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, आगे देखो। ऐसे तट को 3 भागों में बांटते हैं, उत्काल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ठीक है, उत्तरी पहला आता है उत्काल तट, उत्काल तट। दूसरा है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तीसरा है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, उत्काल तट कहां से कहां तक है, तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर, ये कहां से कहां तक है, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच का जो तट है वो क्या कहलाता है, उत्काल तट कहलाता है। उत्तरी सरकार तट महानदी से लेकर कृष्णा नदी, महानदी से कृष्णा नदी के बीच का जो तट है वो क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार तट। और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच का जो तट है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, ये जो तट है अपना पूर्वी तट, ये वर्ष में 2 बार, यानी कि इसमें ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून, ये दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पर वर्षा होती है, इसके अलावा शीत ऋतु में भी यहाँ पर वर्षा होती है। आगे देखो, जो उत्काल तट है, उत्काल तट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। कौन से बंदरगाह उत्काल तट पर, पारादीप बंदरगाह।
पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत का सभी मौसमों में, चाहे शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, सभी मौसमों में कार्यरत बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है। ठीक है। और पारादीप बंदरगाह के द्वारा छत्तीसगढ़ की वेलाडीला खानों का, कहाँ की? छत्तीसगढ़ की वेलाडीला, छत्तीसगढ़ की वेलाडीला खानों का लोहा अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है। तो ये तट किसके लिए प्रसिद्ध है? पारादीप बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है अपना उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट पर बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। प्रसिद्ध बंदरगाह बता रहा हूं यहां पर। ठीक है। उत्तरी सरकार तट पर कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि भारत का एकमात्र स्थल अवध बंदरगाह है। स्थल अवध का मतलब है कि ये जो बंदरगाह ये चारों ओर किससे घिरा हुआ है? स्थल भाग से घिरा हुआ है। भारत का एकमात्र स्थल अवध बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बंदरगाह, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बंदरगाह है। किसे माना जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह को माना जाता है। अब ये स्थल अवध है तो इसमें जहाज कैसे आते हैं? तो इस बंदरगाह को स्थल अवध है, यहाँ पर है ये बंदरगाह। ठीक है। स्थल अवध यानी कि इसके चारों ओर कौन सा भाग है? स्थल भाग है। इसे एक नहर के माध्यम से किससे जोड़ा गया है? बंगाल की खाड़ी से जोड़ा गया है। नहर के माध्यम से किससे जोड़ा गया है? बंगाल की खाड़ी से जोड़ा गया है। यह प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, सुनामी वगैरह, इनसे क्या माना जाता है? इसको सुरक्षित। मुख्य रूप से चक्रवात से इसे क्या माना जाता है? सुरक्षित माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो बंदरगाह है एक चट्टान है, डॉल्फिन नोच। किस चट्टान के सहारे स्थित है ये? डॉल्फिन नोच चट्टान के सहारे स्थित होने के कारण इसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। ठीक है। तो ये था अपना विशाखापट्टनम बंदरगाह या उत्तरी सरकार तट। लास्ट में आता है अपना कोरोमंडल तट। ठीक है। तो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी का तट है, क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। शीत ऋतु में मुख्य से, चाहे से उत्काल तट, उत्तरी सरकार तट पर वर्षा न हो, लेकिन कहाँ पर वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि पूर्वी तटीय मैदान के किस भाग में शीत ऋतु में या उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है? तो कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं के बीच में एक झील है, कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू झील। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा दलदली भूमि क्षेत्र कौन सा है? कोलेरू झील है, जो कौन कौन सी नदियों के डेल्टाओं के बीच में स्थित है? तो ये कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं के बीच में स्थित है। कोरोमंडल तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? चेन्नई बंदरगाह। कोरोमंडल तट पर कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह स्थित है। चेन्नई बंदरगाह। ठीक है। किस तट पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये थे अपने
तटीय प्रदेश। ठीक है, तो अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों का अध्ययन किया है। पूर्वी तट जो है किसके लिए उपयोगी माना जाता है? कृषि कार्यों के लिए, क्योंकि इसका निर्माण नदियों के डेल्टाओं से हुआ है और ये उबड़ खाबड़ न होकर सपाट है। नदियों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच का जो तट है वो क्या कहलाता है? उत्काल तट। महानदी से कृष्णा नदी के बीच का जो तट है क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी का जो तट है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। इसके अलावा ये जो अपना उत्काल तट है, उत्काल तट या अपना जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, ये लैंगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लैंगून झीलों के लिए। लैंगून, अभी मैंने बताया था लैंगून और कयाल में क्या अंतर होता है। पश्चिमी तट पर स्थित खारे पानी की झीलों को कयाल कहते हैं और पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? लैंगून कहते हैं। यही अंतर है कयाल और लैंगून में। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? चिल्का। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील चिल्का। ठीक है, कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा और भी कई लैंगून झीलें, लेकिन सबसे बड़ी लैंगून कौन सी है? चिल्का। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है? चिल्का। चिल्का किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी स्थल अवध या स्थल भाग से घिरी हुई खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी स्थल अवध खारे पानी की झील है सांबर झील। सबसे बड़ी स्थल अवध खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। ठीक है दोस्तों, ये था अपने पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।